नमस्कार, क्या है सब सभी लोगों का हालचाल भाई। स्वागत है आपका मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। अगर आपको आज तक याद करने से आप परेशान हो गए हो, आपको क्लास खत्म होते ही सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ भी इसी क्लास में मैं आपको याद करा दूंगा, समझा दूंगा। पूरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा भाई आज की इसी क्लास में गोली की रफ्तार से। और लगभग हम 400 से 500 क्वेश्चनों का आंसर, ये जो 1 से 2 घंटे की क्लास चलेगी, इसी में आपका समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास तब होता है, तब से शुरुआत होता है जब भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है। तो पहली बात ये समझेंगे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन है भाई। तो ये करता है हमारा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम, MBK मोहम्मद बिन कासिम करता है। ये 712 में आक्रमण करता है भाई, ये 712 में आक्रमण करता है। पहले कहाँ करेगा, ये पश्चिमोत्तर भारत में करेगा। आप पश्चिमोत्तर भारत में ये आक्रमण करेगा। तो पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ होगा, तो आपका आप मोहम्मद बिन कासिम करेगा। इसके द्वारा कहाँ पर किया जाता है, पश्चिमोत्तर भारत में किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, ये पहले जो आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत में कहाँ करेगा भाई, जब सिंध में करता है। तो सिंध में जब करेगा तो वहाँ का राजा कौन रहता है भाई, दाहिर। उसमें राजा कौन रहता है, दाहिर रहता है। और ये जीतता कौन कौन से क्षेत्र है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजयी क्षेत्र। अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजयी जो क्षेत्र होंगे वो आपके सिंध और मुल्तान होंगे। तो देखो यहाँ पे आप लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए। ये कहाँ से आया, कहाँ से था, तो ये अरब से आया था। तो पहली बात, प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, 712 में किया था। कहाँ किया था, पश्चिमोत्तर भारत में किया था। तो जब सिंध पे किया था तो वहाँ का राजा कौन था, दाहिर था। इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, मुल्तान और सिंध जीते थे। ये कहाँ का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था। इतनी बातें आपको याद है, इससे ज़्यादा ना आज तक पूछा गया है, ना आगे पूछा जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर आपने प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात कर ली है, तो इसके बाद आते हैं प्रथम तुर्की आक्रमण। प्रथम तुर्की आक्रमण, एक एक बात को क्लियर करते चलेंगे दोस्त, बड़ी गोली की रफ्तार से, और सारी बातें आपके दिमाग में घुसती जाएंगी भाई। एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी, सारी चीजें आपके दिमाग में घुसती जाएगी। तो प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया, कौन करता है भाई, गजनवी का बाप। गजनवी का बाप कौन रहता है, सुबुक्तगीन। कौन करता है, सुबुक्तगीन। तो गजनवी का बाप ये कौन है भाई, सुबुक्तगीन। ये गजनी का रहता है, मोहम्मद गजनवी आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, ये उसी का बाप है, सुबुक्तगीन। ये कब करता है भाई, 1986 में प्रथम तुर्की आक्रमण हो जाता है भारत पर। प्रथम तुर्की आक्रमण कब हुआ भाई भारत पे, यहीं पर आप सब कुछ मैं आपको याद करा दूंगा। प्रथम तुर्की आक्रमण पहले बच्चे कब हुआ, 986 ईस्वी में हुआ। और प्रथम मुस्लिम कब हुआ था, 712 में हुआ था। यहाँ किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यहाँ कौन कर रहा है, गजनवी का बाप कौन, सुबुक्तगीन कर रहा है। ये क्या भाई, ठीक है, 1986 में ये करता है। ये कौन रहता है भाई, सुबुक्तगीन मोहम्मद गजनवी का पिताजी रहते हैं, उसकी बाप रहते हैं। तो अब देखो यार, ये इसके बाद जो है महमूद गजनवी आता है, इसका लड़का महमूद गजनवी। ये पहले तो पता करने भाई, ये कहाँ का रहने वाला था, ये गजनी का रहने वाला था। ये गजनी का शासक बना था कब, 1998 में, 998 में ये शासक बना था। कहाँ का, गजनी का शासक बना था भाई। अब देखो यार, कहते नहीं, जब कोई शासक अपने आसपास बन जाता है, उसके बाद ये इधर उधर करना शुरू कर देता है। अब ये वहाँ का गजनी का शासक बन गया भाई, तो इसके बाद इसकी नज़र पड़ेगी कहाँ पे, भारत पर। क्योंकि भारत हमारा उसमें सोने की चिड़िया, मतलब क्या भाई, भारत पूरा तरीके से अच्छा, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो अब ये क्या करेगा, मोहम्मद गजनवी ये क्या करेगा भाई, आक्रमण करेगा भारत पर। ये आक्रमण करता है कितनी बार भाई, ये भारत पर आक्रमण करेगा लगभग 17 बार। कितनी बार करेगा दोस्तों, ये 17 बार करेगा। कब से लेके कब तक, 1001 से लेकर 1027 तक लगातार ये आक्रमण करता है भारत में, लगभग 17 बार।
किस लिए करता है? ये राज्य स्थापित नहीं करना चाहता है, ये बस भारत को लूटना चाहता था। कौन? मोहम्मद गजनवी सिर्फ भारत को लूटना चाहता था। इसके बाद गोरी आएगा, फिर वो अपना कांड करेगा, फिर वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को रखेगा, फिर वहां से दिल्ली की सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद गजनवी का जो मेन उद्देश्य रहता है, वो मोहम्मद गजनवी का मेन उद्देश्य आक्रमण करना और पैसे लूटना। इसका उद्देश्य क्या रहता है भाई? धन अर्जन करना, धन अर्जन करना। इसीलिए अधिकतर इसको देखोगे ना, ये मंदिरों में आक्रमण करता है। मंदिर में आक्रमण क्यों करता है? इसीलिए सोमनाथ मंदिर में भाई कहां पे इसने सोमनाथ मंदिर में ये इसने आक्रमण करता है। कब? सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करेगा ये 1025 में। सोमनाथ मंदिर में भी आक्रमण करेगा 1025 में। ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करता है कौन भाई? मोहम्मद गजनवी करेगा 1025 में। और वहीं पे ये हिंदू शासक, एक हिंदू शासक हमारे रहते हैं भाई, कौन? जब 1001 में एक आपका युद्ध होता है, कौन सा? पेशावर का युद्ध। ये कई बार पूछा भी गया है, पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? क्योंकि पेशावर का जो युद्ध होता है, ये हिंदू शासक रहते हैं हमारे, कौन? जयपाल के और गजनवी से होता है। जाहिर सी बात है भाई, गजनवी जीत जाएगा यहाँ पे, मोहम्मद गजनवी से रहता है। और ये जयपाल साहब जो हमारे रहते हैं, जयपाल साहब इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि अंतिम संस्कार की जो चिता होती है ना, वहां जाके आत्मदाह कर लेते हैं, वहां जाके अपने बेटे के साथ आत्मदाह कर लेते हैं। तो मतलब क्या? मोहम्मद गजनवी का एक हिंदू शासक से साथ पाला पड़ा था, कौन? जयपाल। इसने जयपाल को हराया। जयपाल इतना शर्मिंदा हो गया था, कहता नहीं भाई इतना टूटना नहीं चाहिए जिंदगी में, लेकिन जयपाल क्या हो गया? इतना शर्मिंदा हो गया कि ये जो अंतिम चिता होती है ना, अंतिम चिता के जो है संस्कार में ये पहुंच के आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, अब इसका जो है मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम जो है, अंतिम देखो मैंने कहा ना, ये कहीं भी शासन नहीं करता है। ये 17 बार आक्रमण किया, बस कहीं पे धन अर्जन किया, कहीं पे धन लूटा। इसका मेन मकसद था धन लूटना। जो अंतिम इसका जो हमला करता है ये जाट विद्रोह, जाट विद्रोह होता है, जाट विद्रोह को दबाने के लिए करता है। जाट विद्रोह को दबाने के लिए, जाट विद्रोह को ये दबाने के लिए करता है। इसका अंतिम हमला रहता है कहां पे? जाट विद्रोह। और इसके बाद आएगा दोस्त आपका मोहम्मद गोरी। इसके बाद आएगा कौन? मोहम्मद गोरी। इसके बाद कौन आएगा? मोहम्मद गोरी। अब वो जो है वो क्या करेगा? देखो इसका मेन मकसद क्या था? धन लूटना। किसका? गजनवी का। लेकिन मोहम्मद गोरी क्या करेगा? धन तो लूटेगा लूटेगा ही, साथ में कहीं ना कहीं ये अपना जो इसके गुलाम रहता है मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भी थोड़ा ये कुछ ना कुछ कहता कि भाई तुम शासन कर लो। इसके बाद कौन आ रहा है? सॉरी, गोरी आएगा, मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी आएगा, ये क्या करता है भाई? तुर्की राज्य का स्थापना करता है। तुर्की राज्य का संस्थापक इसको कहा जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक कहलाता है ये। तुर्की राज्य का संस्थापक कौन कहलाएगा? देखो बातें थोड़े से समझना, राइटिंग में मत जाना, चीजों को समझते जाना। एक एक बात अभी तो जितना हमने पढ़ा उतना रिवाज एक बार कर लो भाई। प्रथम आपका जो है मुस्लिम आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है, 712 में करता है। कहाँ करता है? पश्चिमोत्तर भारत में करता है, सिंध क्षेत्र में करता है। सिंध का राजा कौन रहता है? उसमें दाहिर रहता है। और ये जीतता कौन सा था भाई? सिंध और मुल्तान जीतता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके बाद। ये आया कहां से था? अरब से आया था। इसके बाद तुर्की आक्रमण होता है 1986 में होता है। 1986 ईस्वी में कौन करता है? सुबुक्तगीन करता है। सुबुक्तगीन कौन होता है? गजनवी के पिताजी रहते हैं। अब गजनवी आया गया वही, गजनवी पहले शासक बनता है 998 में, 998 बनता है, गजनी का शासक बनता है। उसके बाद ये भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करता है, 1001 से लगातार 1027 तक। 1025 में ये सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण करता है। जयपाल को 1001 में हरा देता है। और ये जयपाल जो शासक रहता है ये क्या करता है भाई? आत्मदाह कर लेता है। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भाई मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी प्रथम आक्रमण करता है ये किसके पास भाई? प्रथम आक्रमण करेगा ये मुल्तान पे आक्रमण करता है इसका, और पहली बार में ही हार मिलती है। मोहम्मद गोरी को मुल्तान पे ये आक्रमण करेगा और मुल्तान पे आक्रमण करते ही ये हार मिलेगी।
किसके द्वारा इसे हार मिलेगी भाई? हमारे एक शासक रहते हैं भाई मूलराज, गुजरात के जो शासक रहते हैं मूलराज इन्हें हरा देते हैं। ये गुजरात के शासक रहते हैं, उस समय गुजरात के शासक रहते हैं और ये इनको हरा देंगे। मुल्तान पे ये आक्रमण करते हैं, पहला आक्रमण इनका मुल्तान पे रहता है, लेकिन पहले ही आक्रमण में इनकी हार होती है। किसकी? गोरी की। कई बार कहते हैं भाई प्रथम प्रयास अगर गड़बड़ हो जाए तो परेशान मत हो, ये चीज गोरी से सीखो। पहली बार ये हार जाता है, लेकिन उसके बाद गोरी कहता है भाई झुकेगा नहीं साला, गोरी झुकता नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करता है भाई, ये हो गया। इसी के बाद आपका आता है भाई तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में भी देखोगे पहली बार इसका जो तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात करोगे आप, प्रथम युद्ध 1191 में होता है तराइन का। और आप जानते हो किसके? चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान, ये तृतीय चौहान रहते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चौहान साहब की विजय होती है। और ये मोहम्मद गोरी फिर बुरी तरीके से हारता है, लेकिन इसके बाद ये संभलता है। इसने क्या किया भाई? सेकेंड युद्ध लड़ेगा भाई, सेकेंड युद्ध। इसी के बाद 1192 में 1192, और यहाँ पे क्या होता है भाई? गोरी जीत जाता है। ये क्या करेगा? गोरी। अब सारी बातें जानते हो, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तुरंत आपको मैं याद करा रहा हूँ, बस आप मोबाइल खोल के बैठ जाओ, बस पूरी बातें आपके कान में समझ आ जाएगी भाई। मोहम्मद गोरी क्या होता है भाई? जीत जाता है। अब मोहम्मद गोरी जीत गया, ये देखो यही होता है हम हिंदुस्तानियों में। हम यहाँ पे चौहान साहब जीते थे, इन्होंने क्या किया? गोरी को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे गोरी जीता। गोरी ने क्या किया? तुरंत बंदी बनाया। किसको? चौहान साहब को। और चौहान साहब को बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान साहब को कहाँ लेके गया भाई? अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान लेके गया, यहाँ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ रहे तो कहीं फिर से पलटी मार जाए। तो पृथ्वीराज चौहान साहब को ये अफगानिस्तान लेके चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका तराइन का युद्ध हो गया। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध जानते हो? जयचंद क्यों भाई? जयचंद ही ने कहीं ना कहीं बुलाया था किसको? गोरी को। ये बात आप सब लोग जानते हो। चंदावर का युद्ध होता है भाई 1194 में। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। किसके? गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद की हार होती है। जयचंद बेचारा हार जाता है। और ये जयचंद कौन रहता है भाई? जयचंद जो है कन्नौज का शासक रहता है। कन्नौज का शासक रहता है उस समय। ठीक है, अब देखो गोरी भी ना, ये सब क्या है? अभी ये मोहम्मद गजनवी क्या था? उसने धन अर्जन किया था। गोरी ने क्या किया? कुछ शासक कराया, जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया, चंदावर का कन्नौज के आसपास क्षेत्र को जीता। अभी देखो ये लोग ना जीता इन्होंने। अब इसके बाद ये करता क्या है? इनके पास गुलाम रहते हैं। इनके पास कौन? मोहम्मद गोरी के पास कई सारे गुलाम। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की जो है कहानी शुरू हो जाएगी। यहीं पे दिल्ली सल्तनत जो है का निर्माण होगा, क्योंकि इसका एक गुलाम रहता है। किसका? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना राजपाठ देगा। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र, विजित क्षेत्र रहेगा, वो कहेगा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तुम इस पे राज करो। तो इससे क्या किया? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ये राजपाठ दे देता है। कहाँ का? दिल्ली के आसपास क्षेत्र का, जो इसका विजित क्षेत्र रहता है उसको ये अपना राजपाठ दे देता है। कहता तुम इसका जो संभालो। लेकिन इसी के साथ एक और आता है, उसका भी जिक्र करना होता है। बहुत हरामखोर टाइप का इंसान था। कौन भाई? बख्तियार खिलजी। कौन था भाई? बख्तियार खिलजी। ये बहुत ही नंबर 1 का नालायक आदमी था। क्यों इसको मैं नालायक कह रहा हूं? क्योंकि इसने नालंदा और विक्रमशिला को वही जला दिया था। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को इसने नष्ट किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, लेकिन इसकी मौत भी वैसी होती है। ये था कौन वैसे? बख्तियार खिलजी। ये गोरी का सेनापति था। कौन था भाई? ये गोरी का सेनापति था, मोहम्मद गोरी। देखो मैं शॉर्टकट में सारी बातें बता रहा हूं आपको, सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस आप देखते जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये क्या है भाई? गोरी का सेनापति रहता है। और इसको मारता कौन है? खोखरों द्वारा मारा जाता है बेचारा। 1206 में, अरे 1206 में गोली की रफ्तार से मारा जाएगा। 1206 में ये खोखरों द्वारा मार दिया जाता है। किसके द्वारा? खोखरों द्वारा मार दिया जाएगा भाई।
खोखरों के द्वारा मार दिया जाएगा। बड़े, ये बख्तियार खिलजी की बात होगी। बख्तियार खिलजी के बारे में 2-3 बातें याद करनी है भाई। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को इसने नष्ट करता है, और ये कौन था? गोरी का सेनापति था, और 1206 में खोखरों द्वारा मार दिया गया। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, मैंने बताया ना भाई, ये गोरी जो है ना, इसने भाई जो चौहान साहब का जो था राजपाट, और इधर उसको जयचंद को हरा दिया था। ये जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र इसने जीत लिया था, इसने किसको दे दिया? अब इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से कहीं ना कहीं गुलाम वंश की स्थापना होती है। अब मैं इसके सन पे मत जाऊंगा, मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आप कहोगे तो इसके बाद मैं पूरा एक डिटेल बना दूंगा, फिर जिससे आपको वो सारे सन भी याद हो जाएंगे, उस पर मैं बात कर लूंगा भाई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं पे गुलाम वंश की स्थापना होती है। अब ये देखो, ये क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या कर देता है भाई? गुलाम वंश बना देता है। गुलाम वंश, यहीं से सल्तनत गुलाम वंश, जिसको 2-3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 क्या? ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को ममलूक वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं। और एक नाम, ये सारे नाम तो आप जानते हो, लेकिन एक नाम कौन सा शायद आप लोग ना जानते हो, वो कौन सा है? इलवरी वंश। इलवरी वंश भी किसको? गुलाम वंश को ही कहा जाता है। और इस पे जो है, अब देखो, प्रथम उसने तुर्क राज्य का संस्थापक तो किया था, लेकिन दिल्ली का प्रथम, तो अगर हम क्वेश्चन आपसे बने, दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? तुर्क शासक, तो किसका नाम आएगा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, जिसको लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत उदार था, कहते हैं बहुत उदार था। इसको नाम लाख बख्श, एक पदवी भी देखी गई, लाख बख्श, ठीक है। कुतुबुद्दीन, तो आपका ये भी बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखो, ऐबक ने कई सारी चीजें बनवाई थी। अगर देखा जाए तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, जो कि दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि आपके अजमेर में है, बहुत इस पर्यटन का क्षेत्र में, तो कई लोग जाते भी हैं। और इसका जो ये मर गया, तो इसका जो मकबरा था वो लाहौर में था। लाहौर में बनवाया गया इसका, किसका? ऐबक का मकबरा। ऐबक का मकबरा जो कहाँ बनवाया गया भाई? लाहौर में बनवाया गया। और इसके बाद जो है आराम से आते हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर इनमें जो मेन आता है इसका गुलामों का गुलाम, जिसको आप कहते हो, गुलामों का गुलाम कौन है भाई? आप सब लोग जानते हो, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। लगभग आप देखना, ये 1-1.5 घंटे की जो आपकी वीडियो होगी, इसमें आप देखना लगभग आपका जो है वो 300 से 400 क्वेश्चन आपके समाप्त होंगे भाई। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आएगा, शासन करेगा। ये कि इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, क्योंकि गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक, और ऐबक का गुलाम ये था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये दिल्ली के अमीरों के द्वारा बनाया, क्योंकि आराम से उसका लड़का था, उसको जो है ज्यादा राजपाट आता था, तो उसको हटा दिया। फिर अमीर लोग सोचे क्या भाई इसको बना दिया जाए, लेकिन इसने कुछ अच्छे काम भी करे, जैसे तुर्गान ए चहलगानी। तुर्गान ए चहलगानी, सारी चीजें आपको यहीं पे याद हो जाएंगी भाई। तुर्गान ए चहलगानी, ये क्या होता था भाई? 40 सरदारों का दल था, क्योंकि ये जानता था भाई अमीर लोग बनाए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 40 सरदारों का दल था, ठीक है। अब उसी तरीके से ये क्या करता भाई? इसी के समय मंगोल आक्रमण होता है। इल्तुतमिश के समय ही मंगोल आक्रमण होता है। कहां पे मंगोल आक्रमण होगा? कहां पे? पश्चिम उत्तर भारत में। कहां पे भाई? पश्चिम उत्तर भारत में। मंगोल आक्रमण करता कौन था? चंगेज खां भाई। मंगोल आक्रमण किसके द्वारा? चंगेज खां का आक्रमण होता है। कहां पे? इसके पास नहीं होता, लेकिन पश्चिम उत्तर भारत में चंगेज खां करता भाई। मंगोल आक्रमण भी इसी के समय होता है। और ये हरामखोर इल्तुतमिश ने क्या किया था भाई? उज्जैन का महाकाल मंदिर लूट लिया था भाई। उज्जैन का, हमारे महाकाल पे इसने हाथ डाला था भाई। उज्जैन का महाकाल मंदिर को लूटा था इसने। उज्जैन का महाकाल मंदिर लूटा कब भाई? 1234 और 35 में।
1234-35 में ये उज्जैन का महाकाल मंदिर को भी इसने लूट लिया था। और इसने क्या किया, एक भाई इक्ता प्रथा चलाई थी, इक्ता, और इसने इक्ता प्रथा चलाई थी भाई, ठीक है। और इसने जो सिक्के चलाए थे भाई, सिक्के देख लेते हैं, सिक्के इसके कई बार पूछे जाते हैं। इसके जो सिक्के थे वो जीतल एवं टंका चलाए थे, जीतल एवं टंका चलाए थे, जीतल एवं टंका चलाए थे भाई, ठीक है। अब इसके बाद एक आती है जो कि इतिहास में पहली बार होता है, कौन, रजिया सुल्तान। कौन आता है भाई, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका होती है, पहली और आखिरी महिला शासिका होती है। कौन, रजिया सुल्तान, जिसके खिलाफ बहुत साजिशें होती है। देखो कई बार होता नहीं, जब कभी भी जीवन में कोई चीज प्रथम बार होती है, जब आप कोई रस्म तोड़ते हो ना, तो आपके खिलाफ बहुत हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई बना था। ये रजिया सुल्तान कौन थी भाई, इसका इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान कब बनी भाई, रजिया के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये रजिया जो है बनी थी 1236 में से लेकर 1240, बहुत छोटा ही रहा है, तक ये इसने शासन किया था दिल्ली। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इसने क्या किया था भाई, अल्तुनिया से विवाह हुआ था। फिर ये बात देखो कि हम ओवरव्यू दे रहे हैं और हम ज़्यादा इसके बीच जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो आपका रिवीजन को मैंने बोला था ना, वो उससे कहीं ना कहीं हम हट जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा ओवरव्यू ही आज दूंगा, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। तो रजिया आती है, रजिया के बाद आपका हो जाएगा जलालुद्दीन, इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी होता है, जलालुद्दीन खिलजी आएगा आपका, ये आपका मेन शासक रहता है। और ये कब गद्दी बैठता है भाई, 1290 में। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, आप लोग जानते हो, ये 1290 में बैठता है। और सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था भाई, बुलंदशहर का इफ्तेदार था। बुलंदशहर जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है भाई, ये बुलंदशहर का इफ्तेदार था। और इसे नवीन मुसलमान के जो है दिल्ली में बसाने वाले मंगोल जो थे, दिल्ली में बसने वाले मंगोलों क्या कहा है, नवीन मुसलमान भी कहा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आएगा, अलाउद्दीन आएगा भाई, अलाउद्दीन। मैं थोड़ा आपको रफली कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि इससे आपका पूरा हो नहीं पाएगा कि किसी अगर डीप में जाएंगे। तो इसके बाद अलाउद्दीन था। ये अलाउद्दीन क्या था भाई, जलालुद्दीन के समय कड़ा मानिकपुर, जो मेरे यहाँ है प्रतापगढ़ में, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ये अलाउद्दीन क्या था भाई, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन क्या था, तो अलाउद्दीन क्या था भाई, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और इसने जो है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कहां पे भाई, देवगिरी पर आक्रमण किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था। आक्रमण इसने कब किया था, 1296 में, 1296 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। और इसने एक उपाधि भी ली थी अलाउद्दीन ने, कौन सी भाई, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसे मिली थी, सिकंदर ए सानी, वो सामी सामी वाला गाना नहीं, सिकंदर ए सानी, ये दूसरा है भाई, ठीक है। और इसी समय एक विद्रोह भी हो गया था। ये अलाउद्दीन तो मतलब एक अलग ही टाइप का था भाई, इसने तो आपने देखा ही होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसी के समय जो है अलाउद्दीन के समय में एक विद्रोह हो गया था भाई, दिल्ली में विद्रोह हुआ था। किसने किया था, वो हाजियों ने विद्रोह कर दिया था। फिर इसके बाद और इसने एक सिद्धांत भी दिया था अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन का जो सिद्धांत था भाई, अलाउद्दीन का सिद्धांत था वो क्या होता था भाई, दैवी अधिकार। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, अलाउद्दीन ने दिया था। ये भी बात को समझ में आनी चाहिए। और अलाउद्दीन ने सेना में जो है ना एक प्रथा शुरू करी थी। सेना में प्रथा कौन सी शुरू करी थी भाई, सेना में एक प्रथा शुरू करी थी जिसका नाम रखा गया था भाई, हुलिया रखने की प्रथा, हुलिया रखने की प्रथा थी। सेना में प्रथा थी हुलिया रखने की, सेना में इन्होंने प्रथा भी स्टार्ट की थी भाई, कौन सा। और एक काम और किया था भाई, क्या, घोड़ों को दागने वाली प्रथा। क्या भाई, क्या करता था ये, घोड़ों को दागने की प्रथा,
जिससे पहचान बनी नहीं। घोड़ों को दागने की प्रथा भी सेना में इसने स्टार्ट कर दी थी भाई। तो हुलिया रखनी थी और घोड़ों को, जो घुड़सवार थे उन्हें क्या करता था, अपने घोड़ों को दागने की भी प्रथा करता था भाई। और इसने क्या किया था, भू राजस्व को प्रभावी बनाने के लिए भी एक काम किया था। दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और उसमें आप देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे लाल लालियों परेशान मत होना, मेरे सेठियों लगा दो भाई, क्लास को शेयर कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो भाई। तो इसने क्या किया था भाई, दीवान ए मुस्तखराज भी किया था, किसके लिए, भू राजस्व को प्रभावी बनाने के लिए, भू राजस्व को प्रभावी बनाने के लिए भी इसने दीवान ए मुस्तखराज किया। अब देखो, एक अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था और जो दक्षिण अभियान करता था भाई। प्रसिद्ध सेनापति इसका कौन सा था, इसका सेनापति कौन था भाई, मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर। इसने क्या किया था भाई, दक्षिण भारत अभियान किया था भाई, दक्षिण भारत का अभियान किया था। वहां में भी कई सारी चीजें इसने जीता था। दक्षिण भारत अभियान किया था किसने, तो कई बार क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि मलिक काफूर कौन था भाई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका दरबारी कवि, इसका जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि के बारे में बात करोगे तो बहुत ही फेमस कवि थे अमीर खुसरो। कौन था भाई, अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का पूरा खानदान का इसी में चलता रहेगा, ये दरबारी रहते रह जाएंगे। आजकल तो भाई दरबारी मीडिया हो गई है, आजकल सरकार की दरबारी मीडिया। दरबारी कवि कौन हो गया भाई, अब देखो इसकी ठीक है। और अमीर खुसरो को एक बात और कहा जाता है, क्या भाई, तबला और सितार का आविष्कार, तबला एवं सितार का आविष्कार किया था, तबला एवं सितार का आविष्कार भी इनको कहा जाता है। तबला और सितार का आविष्कार किसको कहा जाता है। अब देखो, अलाउद्दीन की हो जाती है मौत, अलाउद्दीन की हो जाएगी मौत, तो इसके बाद कौन बैठेगा, कुतुबुद्दीन मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक बैठेगा। ये फिर इसके बाद खिलजी वंश धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी कई सारे होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक होता है, बहुत काफी अच्छा नेता, मतलब जो काफी अपने साम्राज्य को बढ़ाता है भाई। कौन आएगा फिर, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा भाई, इसके अपने तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो अभी तक आपने देखा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे मजा आ रहा ना। हम कहाँ थे, मोहम्मद बिन कासिम से लेके चले थे भाई, हम कहाँ पहुंच गए, तुगलक वंश तक पहुंच गए हैं। क्या तुगलक वंश आपका आएगा। देखो इससे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसी में आपको खत्म कर दूंगा और इससे आगे कहीं जाना पड़ेगा भाई। अब तो गयासुद्दीन तुगलक भाई, तुगलक का इसका नाम मतलब गाजी भी रहता है, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक आएगा भाई। अब ये क्या करेगा, इसका मेन नाम रहता है गयाजी तुगलक भी रहता है। और इसने सबसे पहले कृषि उत्पादन को वृद्धि किया। क्या किया रहा था भाई, कृषि उत्पादन में, मतलब कि कृषि उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे वृद्धि हो, कैसे इसके किसान सशक्त हो, उस पर इसने काम किया था। किसने सबसे पहले काम किया था भाई, गयासुद्दीन तुगलक ने काम किया था। और इसने नगर बसाया था, कौन सा, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर बसाया इसने, तुगलकाबाद। और इसके अच्छे संबंध नहीं थे किससे, कहते नहीं भाई, जितने भी उसमें शासक थे ना, तुर्की रहे होंगे, मुस्लिम रहे होंगे, वो सब लोग जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनसे, औलिया साहब से, निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध अच्छे नहीं थे भाई, ये नहीं मानता था ज्यादा इधर उधर, तो औलिया साहब से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। अब इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, जो जिसको भाई पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो मेन नाम था, एक नाम था जूना खां, जूना खां इसका जो मेन नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इससे क्या भाई, बहुत मतलब पढ़ा लिखा शासक था,
इसी ने पहली बार दिल्ली के सुल्तानों में जिसने योग्यता के आधार पर पद दिया था। तो योग्यता के आधार पर पद देने वाला जो शासक था कौन था भाई? MBT ही था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और इसी के शासन के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में एक काम हो गया। दक्षिण भारत में एक काम हो गया। दक्षिण भारत में एक काम कौन सा हो गया था भाई? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। विजयनगर की स्थापना कर ली। किसने भाई? हरिहर और बुक्का ने। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, क्योंकि ये ज्यादा समझदार था, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, तो इसके समय में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके की भाई? हरिहर और बुक्का ने की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी भाई देखो, इसने कई सारे काम किए थे। मुद्रा परिवर्तित कर दी थी, राजधानी परिवर्तित कर दी थी, कराची का और खुरासान का अभियान किया था। ये सारी बातें मैं किसी दिन ना डिटेल में बताऊंगा। अभी ये बस आपको मैं ओवरव्यू कर रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें मैं रिकॉल तो हो कि हिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो इसने क्या किया था भाई? अपनी राजधानी कहां बनानी थी? दौलताबाद। राजधानी को परिवर्तित कर दी दौलताबाद में परिवर्तित कर दी। और इसी समय में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है भाई। कहां पे? और इसी के समय में चीन से एक राजदूत आता है। कौन? पहन के जूता इब्न बबूता, जो चीनी राजदूत था इब्न बतूता, ये भी आपका इसी के समय आया था। चीन के शासक कौन? तोगन तिमूर ने भेजा था। किसने भेजा था? चीन के शासक तोगन तिमूर ने इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में भेजा था भाई। क्या बना के? सॉरी, पानी आई। यहां तक बात समझ में आई भाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात समझ में आ गई ना यहां तक? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही जो है एक फिरोज शाह तुगलक का नाम का आएगा। ये थोड़ी बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। FST आएगा। FST काफी सुलझा हुआ आदमी था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा भाई था, लेकिन वो समझदारी नहीं थी। इसने गलत समय में डिसीजन ले ली। डिसीजन देखो, कई बार होता नहीं कि आप डिसीजन सारे आपके अच्छे हो, लेकिन अगर आपने गलत समय पे लिए हैं तो आपके काम के नहीं होते। इसके बाद आएगा कौन? FST, फिरोज शाह तुगलक। FST, फिरोज शाह तुगलक। ये ऐसा शासक था जो हिंदू माता के गर्भ से हुआ था भाई। हिंदू माता से उत्पन्न मुस्लिम शासक था ये। कौन? एक बार कई बार क्वेश्चन बन सकता है भाई। हिंदू माता से इसकी माँ कौन सी थी भाई? हिंदू माता से उत्पन्न मुस्लिम शासक था भाई। हिंदू माता से उत्पन्न ये मुस्लिम शासक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक कानून और सुविध कर लगाए। कौन कौन से कर लगाए भाई? इसने फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाए कौन कौन से भाई? जजिया लगाया। जजिया की शुरुआत इसने कर दी फिरोज शाह तुगलक ने। और खराज लगाए और खम्स भी लगाया। तो ये क्या भाई? ये मुस्लिम कानूनों द्वारा स्वीकृत थे, मुस्लिम कानूनों द्वारा ऐसा प्रेरित थे। जजिया, खराज और खस्म ये लगाए। अब इसने एक काम और किया था भाई, बहुत अच्छा काम। क्या किया था? दीवान एक खैरात बनवाया था। क्या बनवाया था? दीवान एक खैरात बनवाया था। FST ने बनवाया था दीवान एक खैरात। किसके लिए? गरीबों। खैरात मतलब समझते हो नहीं? यही से बात हमें लगता है शुरू हुई होगी। कहते हैं क्या खैरात में दे रहे हो क्या? दीवान एक खैरात का निर्माण कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए कराया था? गरीबों के लिए कराया था। और सिंचाई के लिए इसने 5 नहर बनवाए थे भाई। कितने? मतलब सिंचाई व्यवस्था में काफी काम किया था। किसने? इसी ने, फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाए थे सिंचाई के लिए। बहुत अच्छा काम किया था। और इसने जो सिक्के चलाए थे, सिक्कों का नाम बड़ा गजब का है। इनके सिक्के का नाम जो है, सिक्के का नाम इनका बहुत ही गजब का है। ससगनी और अदूखा और विक, ये ऐसे सिक्के चलवाए थे इसने भाई। और फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और किया था। जो अशोक का स्तंभ था ना, उसको फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया था भाई। फिरोज शाह तुगलक ने कहां से भाई मंगवाया था? मेरठ और टोपरा में जो अशोक का स्तंभ थे, अशोक के जो स्तंभ थे आप उसको
वो क्या किया था भाई, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली का मैदान है, फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया अशोक स्तंभ को। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ वाले भाई, आपके मेरठ और अशोक स्तंभ किसको फिरोज शाह कोटला मंगवा दिया था भाई, कोटला में स्थापित करवा दिया था। जो अशोक स्तंभ के आपके मेरठ और टोपरा में थे उसको इन्होंने यहाँ पे कोटला में स्थापित करवा लिया था। और इसके बाद ये भी खत्म हो जाता है भाई। इसके बाद सबसे ज्यादा तुगलक वंश का जो सबसे गरीब शासक मान लो, सबसे कमजोर शासक मान लो, वो कौन रहता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और एक बार और क्वेश्चन, इसी के समय में ना तैमूर 1398 में, जो वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में 1398 में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया था, तो कौन था भाई, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तो और तैमूर ने आक्रमण कब किया था भारत पे, तो 1398 में किया था। और तैमूर लंग कितने दिन तक दिल्ली को लूटा, 15 दिन तक दिल्ली को लूटा था भाई तैमूर का आक्रमण। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तुगलक वंश के ही नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद के समय में ही तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर का आक्रमण कौन कब करता है भाई, 1398 तक, और लगातार 15 दिन तक तैमूर आक्रमण, तैमूर आक्रमण, तैमूर आक्रमण भाई 1398 में पे लाल लालियों 1398 में, और ये 15 दिन तक दिल्ली को लूटता है भाई, 15 दिन तक दिल्ली लूटता है, 15 दिनों तक दिल्ली को लूटा इसने, 15 दिन तक दिल्ली। और इसी के बाद आपने एक बात जान ही ली होगी, विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का अपने किसके मदद से भाई विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की थी, और इसी ने क्या किया था, तैमूर लूट लिया, फिर इसने जो है शासक नियुक्त कर देता है। इसके बारे में एक बात और समझ लो, शासक नियुक्त करता है कहाँ कहाँ गए, इसने मुल्तान जीता था, लाहौर जीता था, और दीपालपुर का शासक किसको नियुक्त किया कर देता है, खिज खां को। खिज खां, देखो ये हरामी ऐसे होते हैं ना, आते हैं शासन करते हैं, लूट के भाग जाते हैं, फिर यहाँ पे कोई अपना बैठा देते हैं। तो ये किसको शासक बना देता है भाई, खिज खां को शासक बना देता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई हरिहर बुक्का को। हरिहर बुक्का जो है कहाँ पे, दक्षिण भारत में अपना विजयनगर साम्राज्य स्थापित करते हैं। किसकी मदद से भाई, अपने गुरु विद्यारण्य के से करते हैं भाई। उसके बाद आपका इसी में संगम वंश आ जाता है। संगम वंश से भाई विजयनगर का पहला शासक कौन रहता है भाई, 1336 से कब तक चलता है संगम, 1485 तक। फिर हरिहर के बाद गद्दी कौन बैठता है, बुक्का बैठता है। और एक बार क्वेश्चन और आपका बनता है कौन सा भाई, ये तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया था, तुंगभद्रा नदी पे बांध किसने बनवाया था, क्वेश्चन बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था भाई, तुंगभद्रा नदी पर बांध जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, आपका देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम बहुत ही शक्तिशाली नेता वो था भाई, नेता याद आता है, देवराय शासक था भाई। तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बनवाया था किसने बनाया था, देवराय प्रथम ने बनवाया था। और हर विलास की रचना किसने की थी, तेलुगु का भी कई बार क्वेश्चन पूछा है भाई। हरिवलास की रचना किसने की थी भाई, श्रीनाथ ने की थी। ये कौन से हैं, तेलुगु कवि हैं। किसने कही थी भाई, तेलुगु ने थी। और महानाटक सुधा निधि तथा ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा था, देवराय तृतीय ने लिखा था, सॉरी देवराय द्वितीय ने लिखा था। और उसके बाद सुलु वंश आता है, सुलु वंश जो चलता है 1485 से 1502। फिर उसके बाद आपका आधुनिक भारत इतिहास हो जाता है भाई। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, मजा आया कि नहीं आया। लगभग 40 मिनट में गोली की रफ्तार से अब सारा मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया भाई। गजब लगा कि नहीं लगा, अरे बिल्कुल मजा आया कि नहीं आया। गोली की रफ्तार से सारी चीजें की हैं आपने। तो अगर आपको पसंद आया, अपने दोस्तों को शेयर किया, तो इसी तरीके से आपका आधुनिक भारत भी और आपका एंशियंट हिस्ट्री भी खत्म कराऊंगा। आपका हिस्ट्री ऐसे उड़ा दूंगा, फिर उसके बाद पॉलिटी उठाऊंगा, वो भी ऐसे उड़ा दूंगा। तो मतलब चीज़ें क्या होगी, आप एक ही क्लास में पूरा कंबाइन देख पाएंगे। और एक बार कंबाइन देख पाएंगे ना, बड़े आसान से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लगभग 1 घंटे भी नहीं हुआ,
40 मिनट में संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास खत्म कर दिया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अरे अगर आपको पसंद आया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, तो एक बार शेयर करना, सब और लाइक करना और कमेंट बॉक्स में करना, जरूर कमेंट करना यार। अगर मजा आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना भाई, एक बार जरूर बताना। और जो अपने नए दोस्त होंगे उनको भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपका मैथ गुरु चैनल है, मैथ में मैथ तो है ही आपकी, साथ में ये तो आपको बोनस मिल रहा है भाई, ये आपका बोनस मिल रहा है जिससे आपको और भी आप चीज़ें कर सको। ठीक है, तो रुकना नहीं चाहिए सिलेक्शन भाई, रुकना नहीं चाहिए सिलेक्शन। कहता है भाई लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।